सो हेलो गाइस, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एडू हब्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, दैट इज एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इससे पहले हमने पढ़ा था दैट इज अबाउट कोल्ड वॉर एरा एंड उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे जो है यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में जो है टेंशन का माहौल था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, ये सब चल रहे थे। एंड बाद में हम देखते हैं कि यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हो गई। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या बैकग्राउंड है, इसी को इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ये कंटिन्यूएशन में आप देख सकते हो कोल्ड वॉर एरा के बाद जो तुरंत ये टॉपिक दी गई है, इसलिए बिकॉज ये जो है पूरा रिलेटेड है विद कोल्ड वॉर। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो कोल्ड वॉर में हमने देखा था कि दो पोल्स बन गए थे, मतलब जो होता है कि दो ध्रुव बन गए थे, दो पावर थे वर्ल्ड में, एक है यूएस एंड दूसरा है यूएसएसआर। एंड दोनों में टेंशन लगी रहती थी, दोनों ही मिलिट्री बिल्डअप्स कर रहे थे, अलायंस बना रहे थे, ये सब देख रहे थे हम। एंड अगर हम देखें यूएस जो है उसको हम अभी भी देख सकते हैं, यूएस एक कंट्री है। बट अगर हम दूसरी तरफ यूएसएसआर को देखें तो अभी जो है यूएसएसआर की कोई अस्तित्व नहीं है या फिर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो क्या हुआ था यूएसएसआर के साथ, ये इसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है कि कैसे जो 15 कंट्रीज की यूनियन थी, रशिया प्लस 14 अदर कंट्रीज से मिलके जो है यूएसएसआर बनी थी, एंड कैसे ये डिसइंटीग्रेट हो गई थी। ठीक है, एक टाइम में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, बट एक टाइम आते आते जो है ये फॉल होने लगे। इनके जो इकोनॉमिक कंडीशन है, पॉलिटिकल कंडीशन है, वो खराब होते गए। तो अगर हम शुरू से देखें तो यूएसएसआर जो है इसका फुल फॉर्म है दैट इज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो कि एक मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना। यूएसएसआर मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो कि रशिया प्लस 14 अदर कंट्रीज की एक समूह थी, एक यूनियन थी। ओके, तो इसमें जो है ये जो कंट्री है यूएसएसआर जो है ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन या फिर रशियन रेवोल्यूशन के बाद ही आया था। तो 1907 से पहले ये जो है एक ऑटोक्रेटिक कंट्री थी। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि जहाँ पे एक तानाशाह रूलर था, ठीक है, जिसका नाम था जार निकोलस। ठीक है, इसका स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। जार निकोलस एक ऑटोक्रेटिक रूलर थे, एक तानाशाह रूलर था, अपनी मनमानी करता था, लोगों की नहीं सुनता था, बेसिकली डेमोक्रेसी नहीं थी वहाँ पे। तो एक ऑटोक्रेटिक नेशन था। जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था 1914 से 1918 में, तो जर्मनी के साथ इनका वॉर चल रहा था। एंड उस वॉर में जो है इन्होंने किनको भेजा था, जो पीजेंट्स थे एंड वर्कर्स थे, इनको भेजा था वॉर में, जिनको ना ही इनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, ना ही इनको ज़्यादा समझ था, ना ही ये ज़्यादा ट्रेंड थे। तो उस हाल में क्या होना था, काफ़ी जो पीजेंट्स है, वर्कर्स हैं, मारे गए। एज वेल एज इनके यूएसएसआर में जो है ब्रेड भी नहीं मिल रही थी, मीन्स हम बोलते हैं ना खाने के लिए रोटी, तो वो भी नहीं मिल रही थी। तो लोग जो है बहुत ज़्यादा भड़क गए थे एंड ये इस रूलर के खिलाफ, जार निकोलस के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो जार निकोलस को भी कुछ करना था, तो जार निकोलस उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन पे हमला बोल दिया। ठीक है, ऑर्डर दे दिया कि उस पर हमला करो जो हम पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बट एक टाइम पे क्या हुआ, जो मिलिट्री, जो मतलब जार निकोलस की मिलिट्री थी, जो लोगों पे हमला कर रही थी, उन्होंने भी मना कर दिया अपने लोगों पे हमला करने के लिए। अब क्या होना था, अब जो है जार निकोलस को जाना था, बिकॉज सब लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। एंड उस प्रोटेस्ट में एक बहुत बड़ा लीडर था, दैट इज, इनका नाम याद रखना, दैट इज व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन, जो कि कार्ल मार्क्स के बहुत बड़े भक्त हैं, कार्ल मार्क्स। एंड व्लादिमीर लेनिन ने जो है कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी इन्होंने बनाई एंड इन्होंने पूरी लीडरशिप की थी जो भी उस टाइम पे बोल्शेविक रेवोल्यूशन चल रहा था। तो इनका नाम इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी बनाई एंड कार्ल मार्क्स के बहुत बड़े भक्त थे, जो कि सोशलिज्म कम्युनिज्म के बिलीवर थे। ठीक है, आइडियोलॉजी इनकी ये थी। तो उस टाइम पे क्या है, जार निकोलस को जाना पड़ा एंड फिर 1917 के बाद यूएसएसआर जो है वो आया। एंड फिर जो है दो आइडियोलॉजीज का जो है जन्म हुआ, दैट इज सोशलिज्म एज वेल एज कम्युनिज्म। ठीक है, ये याद रखना। एक छोटा सा मैंने आपको ब्रीफ हिस्ट्री बताया ताकि आप इससे थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ। सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म क्या है, सोशलिज्म मतलब जहाँ पे सब कुछ जो है स्टेट कंट्रोल करता है, वहाँ पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की चीज नहीं होती। ठीक है, वहाँ पे कोई प्राइवेट कंपनी नहीं होती, कोई प्राइवेट लैंड नहीं होता, सब जो है स्टेट के हाथ में होते हैं। एंड ये जो है इक्वालिटी में बिलीव करते हैं कि सब कुछ स्टेट के पास रहेंगे एंड उस स्टेट जो है सबको इक्वली डिवाइड करके देंगे।
इसलिए बिकॉज इनका ये मानना था कि जो अमीर लोग होते हैं वो वर्कर्स की, पीजेंट्स के जो हक है वो छीन लेते हैं, जिसकी वजह से गरीब और भी गरीब होता जाता है। तो इक्वालिटी के बिलीवर थे। एंड कम्युनिज्म में जहाँ पे एक ही पार्टी रूल होती है, कोई अपोजिशन नहीं होता, ठीक है। इतना था, इतना जो है सोवियत सिस्टम था ये। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता है एक्सिस पावर जो है हार गई थी। तो जर्मनी के अंडर जो भी कंट्रीज थे, वेस्टर्न ईस्ट यूरोप के जो भी कंट्रीज थे, वो क्या हो गए, ये यूएसएसआर के पास आ गए, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी कंट्रीज थे ईस्ट यूरोप के, यूएसएसआर के अंडर आ गए। एंड इस पे भी इनकी जो इकोनॉमिक सिस्टम थी वो सोशलिज्म में चेंज हो गई एंड पॉलिटिकल सिस्टम कम्युनिज्म में चेंज हो गई, ठीक है। तो ईस्ट यूरोप, रशिया एज वेल एज जो सेंट्रल एशिया थी इनकी, ये जो सारे थे, इनमें कौन सी आइडियोलॉजी चलती थी, दैट इज सोशलिज्म एज वेल एज कम्युनिज्म, ठीक है। एक टाइम पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल थे, इनके पास वास्ट रिसोर्सेज थे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी, इनकी खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी जहाँ पे पिन से लेके कार तक सब कुछ बनाया जाता था। इनके पास मतलब कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, सब जो है एम्प्लॉयड थे। एंड गवर्नमेंट जो है स्कीम्स देती थी, वेलफेयर स्कीम्स वगैरह जो है गवर्नमेंट निकालती थी, जो कि बच्चों के लिए, वेलफेयर के लिए ये सब होता था। तो बहुत अच्छा चल रहा था, इनकी इकोनॉमी जो है बहुत अच्छी थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ, बिकॉज वो एक कम्युनिस्ट पार्टी है जहाँ पे कोई अपोजिशन नहीं है, तो धीरे धीरे जो पार्टी है वो ज़्यादा क्या होने लगी, ऑथोरिटेटिव होने लगी। उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे, कोई ओपननेस नहीं था, ये लोगों की बात नहीं मानते थे। लोग जो है उनको जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, तो ये क्या करते थे, कार्टून बना के जो भी एक्सप्रेस करना होता था वो करते थे। तो ये जो है लोगों को सप्रेस करने लग गए थे, कोई वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करता था, लोगों को ज़्यादा कुछ अवेयरनेस नहीं होती थी टेक्नोलॉजी के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में। एंड ये बहुत ज़्यादा क्या होने लग गया था, धीरे धीरे करप्टिव होने लग गई थी। एंड जिसकी वजह से इसका जो फॉल है या फिर डिसइंटीग्रेशन है उसकी नींव शुरू हुई, ठीक है। एंड उसके साथ क्या हुआ, जैसे जैसे कोल्ड वॉर आया, यूएसएसआर को क्या करना था, यूएस से कम्पीट करना था, तो इन्होंने भी क्या करना स्टार्ट कर दिया, न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं इनको बनाना स्टार्ट कर दिया, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, अलायंस बनाए, ठीक है। अब जो अलायंस बने उनको भी इकोनॉमिकली एड करना होता था, तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन जो है आया। तो एक आप देख सकते हो पॉलिटिकल इनका गया, बिकॉज बहुत ज़्यादा करप्शन आ गया था। दूसरे इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था, बिकॉज उस टाइम पे जो है कोल्ड वॉर चल रहा था। साथ में इन्होंने अफगानिस्तान में भी हमला कर दिया था, ठीक है, जिसकी वजह से और ज़्यादा इकोनॉमी ख़राब हो गई। अब किसी भी युद्ध में आप जाते हो, ठीक है, उसके लिए मिलिट्री इक्विपमेंट्स, वॉर के लिए जो भी वेपन्स वगैरह चाहिए उसमें पैसे जाते हैं। तो अफगानिस्तान में जब इन्होंने हमला किया उसके बाद इनकी इकोनॉमी और ज़्यादा ख़राब हो गई। इनकी जो वेपन्स थी, जो भी इनके सब प्रोडक्टिव जो भी चीज़ें थी वो जो है ख़राब होने लग गई धीरे धीरे। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन। आगे हम जाए तो हमें कुछ 6-7 रीजंस जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिस पे क्वेश्चंस भी आता है डायरेक्ट कि क्या रीजंस थे यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन का। तो अगर हम फर्स्ट रीजन ले, वो हो गया इनकी पॉलिटिकल जो सिस्टम है बिल्कुल खराब हो चुकी थी। तो आप दे सकते हो दैट इंटरनल डिविजन्स या फिर इंटरनल कोलैप्स की वजह से जो है इनका बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन की तरफ ही जो है बढ़े थे। बिकॉज ये लोगों को जो है कोई फ्रीडम नहीं देते थे स्पीच का, लोगों की बात नहीं मानते थे, लोगों को दबाया जाता था। एंड जो है ये ज़्यादा करप्शन की तरफ जा रहा था। तो इसलिए जो है इंटरनल डिसबैलेंस की वजह से जो है इसका फर्स्ट रीज़न ही आता है व्हाई इट डिसइंटीग्रेट। सेकेंड हम बात करें तो इकोनॉमिक बर्डन काफ़ी ज़्यादा आ गया था इन पे, बिकॉज कोल्ड वॉर चल रहा था। तो इनको मिलिट्री बिल्डअप करना था, इनको न्यूक्लियर भी लाना था, इनको अलायंस भी बनाने थे, इनको अफगानिस्तान पे हमला भी करना था। तो ये सब करेंगे तो इकोनॉमी कहाँ से आएगी। तो इकोनॉमिक पे ज़्यादा बर्डन आने लग गई। अब लोगों को जो है बहुत ज़्यादा इसलिए दिक्कत आने लग गई, वहाँ पे जो है इकोनॉमिक बर्डन की वजह से फूड ग्रेन्स वगैरह पे भी जो है इफेक्ट पड़ने लग गए थे। तो दैट इज द सेकेंड रीजन। तो ये हो गया फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन हो गया इकोनॉमिक। थर्ड हो गया इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम देख सकते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट जो रीजन होगा आपका दैट इज इंटरनल डिसबैलेंस, ठीक है, इसको पॉलिटिकल की जगह इंटरनल डिसबैलेंस कर देना।
ओके, इंटरनल प्रॉब्लम्स जो है इनका था, इकोनॉमिक था, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे करप्शन, जहाँ पे कोई ओपननेस की गुंजाइश नहीं थी। एक ही पार्टी जो है 70 साल से रूल कर रही थी एंड उनको अब लग गया था कि हमारे लिए कोई अपोजिशन है ही नहीं, तो हम क्या करें, चेंज हो गए। तो 70 साल से जब एक ही पार्टी रूल कर रही है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोल रहे हैं या फिर इनके बारे में क्या सोचा जा रहा है। तो ये अपनी जो है पावर दिखाते थे। जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते थे, काम ढंग से नहीं करते थे, करप्शन होता था, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन की वजह से जो है यूएसएसआर की पतन हुई। एंड फोर्थ रीज़न अगर हम देखें तो है वो पीपल, ठीक है। पीपल की वजह से क्या हुआ था, पीपल गेट नॉलेजेबल, लोगों को पता चलने लग गया था जो वेस्टर्न पार्ट है या फिर वेस्ट यूरोप है, जो मतलब यूएस के अंडर आता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपननेस था, वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन थी, वहाँ पे डेमोक्रेसी थी, लोगों को बोलने का अधिकार था। तो लोगों को वो डिफरेंस दिख रही थी, वो जो कमियां हैं उनके सिस्टम में एंड जो खूबियां है जो वेस्टर्न के सिस्टम में, वो दिख रही थी, वो डिस्पैरिटी उनको नज़र आ रही थी। एंड जिस वजह से लोग भी जो है प्रोटेस्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो पीपल गेट नॉलेजेबल। फिफ्थ रीज़न हम देखें तो वो है गोर्बाचेव। तो मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, इनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि 1985 में जनरल सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी के। एंड इन्होंने चाहा कि हम कुछ रिफॉर्म लाएंगे, रिफॉर्म इन द सेंस कि जो वेस्ट के साथ जो रिलेशन है उसको सही करेंगे, अपना जो सिस्टम है उसको डेमोक्रेटाइज करेंगे एंड जो है लोगों को और ज़्यादा अवेयर बनाएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है मिलेगी, साथ में डेमोक्रेटाइजेशन होगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी, इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल जो है डेवलपमेंट उन्होंने चाहा था। बट इसमें भी जो है प्रॉब्लम आ गई एंड ये जो है वन ऑफ द मेन रीजन बना फॉर यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन। अब क्या हुआ, इन्होंने सोचा था कि ये ओपननेस की पॉलिसी लाएंगे जिसे ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका बोला जाता है, कि ओपननेस एंड रिकंस्ट्रक्शन, इनकी जो ये पॉलिसी थी, ये रिफॉर्म लाना चाहते थे, उसकी वजह से दो डिवीजन हो गई थी। तो जो लोग थे, ठीक है, यहाँ पे जो नॉर्मल पीपल थे, उनको लग रहा था ये जो डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा स्लो जा रही है। क्यों जा रही है स्लो? बिकॉज उनने देखा था कि वेस्ट में कितनी हाई इंटेंसिटी से लोगों को जो है ओपननेस या फिर फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ये सब है, वहाँ पे कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनको लग रहा था ये जो रिफॉर्म है ये बहुत ज़्यादा स्लो है। दूसरी तरफ जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर थे उनको लग रहा था कि ये क्या हो रहा है अचानक से, ठीक है, इतने सालों से जो ये सिस्टम फॉलो करते आ रहे थे उसको ये तोड़ रहा है। तो उनको बहुत ज़्यादा हाई लग रहा था ये स्पीड की, इतनी तेज़ी से ये रिफॉर्म क्यों ला रहा है। अब किसी को लो लग रहा था, किसी को हाई स्पीड लग रहा था, तो इसके बीच में एक टग ऑफ वॉर हो गई एंड जिस वजह से जो है गोर्बाचेव जो है अपनी तख्ता, इनको अपनी सीट जो है इनको छोड़नी पड़ी एंड 1991 में जो है तख्ता पलट हुई, जहाँ पे बोरिस येल्त्सिन आए। कौन है? बोरिस येल्त्सिन, ठीक है। बोरिस येल्त्सिन जो है 1991 में तख्ता पलट हुई थी, तो बोरिस येल्त्सिन आए एंड इन्होंने क्या किया, जो कि सोवियत सिस्टम थी उसको, उस सिस्टम को ब्रेक करके इन्होंने रिपब्लिक बना दी थी। अब जिन जिन को जो है आज़ादी चाहिए थी, इंडिपेंडेंस चाहिए थी, जैसे रशिया हो गए, बाल्टिक नेशंस हो गए, ये क्या हो गए, आज़ाद हो गए एंड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बना। इसके बाद जो है रशिया ने क्या किया, जो भी ट्रिटीज़ वगैरह, इंटरनेशनल ट्रिटीज़ वगैरह, ये सब साइन किया। तो रशिया एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। वो हम देखते थे कि ये 15 कंट्रीज़ के एक यूनियन है, बट उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल रशिया ही थी। तो जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो रशिया बिकेम दी मेन पावर, ठीक है। तो ऐसे जो है ये गोर्बाचेव का केस था। एंड उसके बाद अगर हम 6th रीज़न देखें तो 6th रीज़न यही होगा कि जो यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हुई उसके बाद से क्या हुआ, कुछ न्यू स्टेट्स जो है अपने डिमांड कर रहे थे इंडिपेंडेंस का, जो तो इसलिए जो सारी कंट्रीज थी जो यूएसएसआर के अंडर थी वो ब्रेक हो गई। जो बाल्टिक नेशन से उन्होंने नाटो ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो इस वजह से जो है हम देख सकते हैं पूरी कंप्लीट जो है इनकी डिसइंटीग्रेशन हुई। तो फर्स्ट रीजन अगर हम ले इंटरनल का, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, इंटरनल डिसबैलेंस, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, पॉलिटिकल स्टैग्नेशन, पीपल गेट नॉलेजेबल, उसके बाद गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव का एक बताना है, साथ में दी डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑल स्टेट। एंड अब जो ये डिसइंटीग्रेशन हुआ इसके कुछ कंसिक्वेंस निकले। कंसिक्वेंस मीन्स इसके बाद कुछ चीज़ें हुई जो कि
वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बदलाव था। फर्स्ट है ये कोल्ड वॉर खत्म हो गई, ठीक है, ये कोल्ड वॉर बिल्कुल खत्म हो गई बिकॉज कोल्ड वॉर थी यूएस एंड यूएसएसआर में, अब यूएसएसआर नहीं रहा तो यूएस जो है यूनिपोलर बन गया, ठीक है। तो कोल्ड वॉर खत्म हो गई, मिलिट्री बिल्डअप्स, न्यूक्लियर वॉर, ये जो कंटेस्टेशन, ये सब जो भी चल रहा था, प्रॉक्सी वॉर्स चल रहे थे, ये सब जो हुआ खत्म हुआ। तो कोल्ड वॉर की दी एंड हुई। सेकेंड ये हुआ कि वर्ल्ड के पास अब दो ऑप्शन थी, या फिर यूनिपोलर या फिर मल्टीपोलर। यूनिपोलर मीन्स जो यूएस अभी राज करेगा, अभी यूएस ही एक पावर बच गई है। ये प्रूव हो चुका है कि जो यूएस के सिस्टम है डेमोक्रेसी की, एज वेल एज इनकी जो प्राइवेटाइजेशन एज वेल एज डेमोक्रेसी की, ये जो है बेस्ट है, ठीक है। तो ये जो है प्रूव हो चुका था। एंड वर्ल्ड में जो है कुछ नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज आ रही थी, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज आ रहे थे, तो ये जो है अपना ये पावर बना सकते थे। तो दो ऑप्शन बच गया था, दैट इज यूनिपोलर एंड मल्टीपोलर, ठीक है, मल्टीपोलर एंड यूनिपोलर। तो अभी तक तो यूनिपोलर हमने देखा नहीं, आगे हम देखेंगे कि कुछ कुछ जो जैसे यूरोप वगैरह है ये मल्टीपोलर के उसमें आ रहे हैं, बट अभी तक जो हम देख रहे हैं यूनिपोलर वर्ल्ड चल रहा है जहाँ पे सोल पावर जो है यूएस है, ठीक है। तो वर्ल्ड क्या बन गया, यूनिपोलर। कोल्ड वॉर खत्म हो गया एंड कुछ जो नेशंस थे जो यूएसएसआर के अंडर थे, जो पहले यूनियन में थे, अब वो इंडिपेंडेंट हो गए। बाल्टिक नेशंस, लिथुनिया, लैटविया, ठीक है, एंड जो एस्टोनिया है, साथ में रशिया है, और भी जो भी कंट्रीज थे, ये क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, अपना इनको इंडिपेंडेंस मिल गया। सो दैट इज ऑल द consequence of this disintegration। अब इसके बाद आया पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम। हमने देखा कैसे कम्युनिज्म या फिर यूएसएसआर जो है खत्म हो गया। इसके बाद आया पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम एंड ये बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं एक पेनफुल प्रोसेस था, जिसको कहते हैं शॉक थेरेपी, ठीक है, शॉक थेरेपी। एंड इसका नाम बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड है बिकॉज ये जो थेरेपी थी, ठीक है, ये जो थेरेपी थी बहुत ज़्यादा शॉक से हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ था कि जो भी रशिया जैसे कंट्रीज एज वेल एज जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट हुए थे, तो कुछ नाटोज में चले गए थे, तो इनका क्या हुआ था, अचानक आपकी सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म से इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी इन कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। किससे, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म से क्या हुआ था, डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। मान लो अब भी हमारे कंट्री में जो है, अभी तो हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी चल रही है, मान लो अचानक किसी दिन ऑटोक्रेटिक रूल आ गया या फिर कम्युनिज्म आ गया, तो हमें कैसा लगेगा, अचानक से एक शॉक मिलेगा, ठीक है। तो इनको भी एक अचानक से शॉक मिला था बिकॉज सब कुछ जो है बहुत जल्दी हुआ था, इनकी स्पीड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। अब जो सोशलिज्म कैपिटलिज्म को इतने दिन से फॉलो करते आ रहे थे, इनका अचानक किसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी में, ठीक है। इसमें जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वो था वर्ल्ड बैंक, IMF, इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस चीज़ में था। तो इसको कहते हैं शॉक थेरेपी, जिसमें ट्रांजिशन हुआ था एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हुआ था, बहुत तुरंत जो है सारे सिस्टम चेंज कर दिए गए थे। जो प्राइवेट जो पहले जो फार्म्स थे, जो भी कलेक्टिव फार्म्स हुआ करते थे, उसको प्राइवेट बना दिया गया। जो इंडस्ट्रीज पहले स्टेट ओन थी, उसको प्राइवेट बना दी गई। तो बिल्कुल तुरंत जो है ये सब चेंजेस हुए। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होने लगा, फिर फ्री ट्रेड होने लगा अचानक। तो ये सब जो चेंजेस है ये तुरंत होने लगी। ये जो चेंजेस है किसकी प्रतीक थी, डेमोक्रेसी की एंड कैपिटलिज्म की, ठीक है। जो ट्रेड अलायंस वगैरह थे सारे टूट गए एंड इनकी जो ट्रेड अलायंस है किसके साथ बन गई, वेस्ट के साथ बन गई। ये सारे चेंजेस जो है आने लग गए थे। इसकी वजह से कुछ कंसिक्वेंस हुए, इसके भी कुछ नतीजे निकले, ठीक है। अब ये जो शॉक थेरेपी हुआ, इसके नतीजे क्या निकले, तो इसके काफी सारे नतीजे निकले। तो अगर आपके पास अभी पुराना बुक है पॉलिटिकल साइंस का, आप उसमें मार्क कर सकते हो। मैं आपको एक एक करके बताती जाऊंगी, आप फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ऐसे डालते जाना। तो फर्स्ट पॉइंट जो है ये है रशिया के ऊपर। तो रशिया का जो स्टेट ओन्ड जो इंडस्ट्रीज थी उनको बेचा गया बिकॉज अभी उसका कोई फायदा नहीं रहा, वो सारे प्राइवेट हो गए। एंड इनको जो है कचरे के दाम पे बेचा गया, बहुत ही कम प्राइस में बेचा गया 90% इंडस्ट्रीज को। एंड इसको कहा गया लार्जेस्ट
गराज सेल, ठीक है। सेकंड आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके सेकंड पैराग्राफ में है दैट इज द वैल्यू ऑफ रूबल। रूबल क्या है? रशिया की करेंसी है, इसकी प्राइस जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। उसके नीचे ही बिल्कुल और एक पॉइंट है, थर्ड, इसको मार्क कर लो, दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी बिकॉज रूबल जो इनकी करेंसी है इसकी प्राइस कम हो गई थी। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो हम देख सकते हैं कलेक्टिव फार्म सिस्टम जो है वो भी हटा दिया गया था, प्राइवेट फार्म्स हो गया था। तो कलेक्टिव फार्म्स जो है डिसइंटीग्रेट कर दिया गया, सारे जो है प्राइवेट फार्मिंग की कर दी गई थी, जिसकी वजह से फूड को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। बिकॉज अभी जो है अचानक से अब प्राइवेट फार्मिंग हो गई, तो जो पहले फीजर्स थे, फार्मर्स थे, इनको अचानक से शॉक लगा, तो इनका मतलब अच्छे से उस टाइम में एग्रीकल्चर नहीं हो पाया, तो फूड को जो है इंपोर्ट करा दिया गया। उसके बाद अगर आप नीचे लाइन देखो तो आप देख सकते हो ट्रेडिंग स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो गया था, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट होगा आपका ट्रेडिंग स्ट्रक्चर, वो जो है ब्रेक हो गया था। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो जो आपका उसके बाद जो पैराग्राफ शुरू होता है उसमें लिखा गया है दैट इज द सोशल वेलफेयर सिस्टम जो था। मीन्स मैंने आपको बताया था जो रशिया की गवर्नमेंट थी ये क्या देती थी, लोगों को सब्सिडी देती थी या फिर वेलफेयर स्कीम्स वगैरह चलाए जाते थे। तो ये जो सिस्टम है बिल्कुल बंद हो गया। उसके बाद अगर आप देखो तो पॉवर्टी वगैरह बढ़ गई, जो लोग थे, जो मैन पावर थी ये दूसरे कंट्रीज में जा रही थी, तो मैन पावर लॉस्ट। बिकॉज ये जो है अब देखा गया कि रशिया में इतना ज़्यादा ये सब हो रहा है, तो लोग क्या हो रहे थे, अपने दूसरे कंट्रीज में जा रहे थे। एंड ये कहाँ कहाँ पे हो रहा था? सेंट्रल एशिया पे, रशिया पे, एज वेल एज ईस्ट यूरोप पे। ये याद रखना, ये ध्यान रखना, ये मुझे पहले बताना चाहिए था। जगहों पे ये सब हुआ था, तो लोग उनको छोड़ के दूसरे कंट्रीज में जा रहे थे। एट्थ अगर हम देखें तो माफिया, जो कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम को जो है कब्जे करने की कोशिश में थे, तो इकोनॉमिक सिस्टम में इसलिए माफिया की ग्रोथ हुई, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज में जाए और एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, ठीक है। अब जल्दबाजी में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी ठीक से नहीं बन पाया इनका, तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है आप देख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वाज नॉट गिवन दी सेम अटेंशन। इतनी अटेंशन से, इतने ध्यान से नहीं बनाया गया बिकॉज बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में बनाया गया था। उसके बाद अगर हम 10th पॉइंट देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल कंट्रीज वेर ड्राफ्टेड इन अ हरी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में बनाया गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। इनकी जो एग्जीक्यूटिव थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी एंड जो पार्लियामेंट है वो बहुत ज़्यादा वीक थी, ये फर्क आया था, ठीक है। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन अब हरी में बना रहे हो, इतनी जल्दबाजी में बना रहे हो, कुछ तो गलत होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है कुछ नेशंस, जो हम सेंट्रल एशिया के कुछ नेशंस देख सकते हैं, उसमें जो रूलर्स थे वो भी ऑटोक्रेटिक बन गए थे बिकॉज उनके हाथ में पावर आ गया था, एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर था। उसके बाद 10th पॉइंट अगर हम देखें तो लास्ट है दैट इज जुडिशियल स्ट्रक्चर। जुडिशियल स्ट्रक्चर भी ठीक से नहीं बनाया गया था। जुडिशियल स्ट्रक्चर जो है वाज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड। तो ये 10 कंसिक्वेंस जो है आप देख सकते हो, आप बुक में मार्क कर लेना या फिर लिख लेना इन पॉइंट्स को, ठीक है। तो ये सारे जो कंसिक्वेंस है, नतीजे निकले थे शॉक थेरेपी के। अब क्या हुआ था, ये जो कुछ कंट्रीज थे जैसे सेंट्रल एशिया में, रशिया में, इनमें क्या होने लग गए थे, कॉन्फ्लिक्ट्स, टेंशंस होने लग गए थे। जैसे अगर हम रशिया में देखें तो अगर हम रशिया में देखें, इनमें 2 जगह थी जो कि आप मार्क कर लो, आपके यहाँ पे सेकंड लाइन में दे रखा है दैट इज चेचनिया एंड दागिस्तान, उनको मार्क कर लो। इन 2 जगह पे जो है कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, चेचनिया एंड दागिस्तान। एंड मॉस्को ने जैसे इसको हैंडल किया था उससे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वगैरह जो है वायलेट हुए थे, तो वो जो तरीका था वो बहुत ज़्यादा गलत था। इसके बाद सेंट्रल एशिया पे आओ, सेकेंड पैराग्राफ में है सेंट्रल एशिया, ठीक है। ऊपर वाला है रशिया, उसके बाद है सेंट्रल एशिया, जहाँ पे तजिकिस्तान पे सिविल वॉर हुआ था एंड वो 2001 तक चला, ठीक है। एंड अगर हम नीचे देखो, अजरबैजान में नागोर्नो काराबाख नाम का जो जगह है, वहाँ पे कुछ लोकल अर्मेनियंस थे, वो क्या मांग कर रहे थे, अर्मेनिया में जाने की मांग कर रहे थे।
फिर जो है जॉर्जिया में इंडिपेंडेंस को लेके लड़ाई चल रही थी। जॉर्जिया, अजरबैजान, ये जो सेंट्रल एशिया के रीजन्स है उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रही थी इंडिपेंडेंस को लेकर या फिर किसी और कंट्री में जाने को लेकर, इन सब के बीच में चल रही थी, ठीक है। उसके बाद देयर आर मूवमेंट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिजाइम्स इन यूक्रेन, किर्गिस्तान, उसके बाद जॉर्जिया, ठीक है। इन सारे कंट्रीज को मार्क कर लो। सेंट्रल एशिया में जो है इन कंट्रीज में जो है टेंशन चल रही थी। तो अगर हम सेंट्रल एशिया रीजन देखें तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोकार्बन की फैसिलिटी है, रिसोर्सेज वहाँ पे मिलते हैं, इसलिए वहाँ पे जो है और भी कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज, कंट्रीज जैसे चाइना, रशिया, ये जो है वहाँ पे कंपटीशन में लगे ही थे, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी अच्छा सोर्स था हाइड्रोकार्बन्स का, ऑयल्स का, इनकी वजह से। और हम देख सकते हैं 9/11 के टाइम पे यूएस जो है इसको मिलिट्री बेस के लिए भी इन्होंने यूज करा था। इट इज ऑल अबाउट दिस सेंट्रल एशिया। उसके बाद अगर हम ईस्ट यूरोप में देखें तो ईस्ट यूरोप में चेकोस्लोवाकिया में प्रॉब्लम चल रहा था, तो आप सेकेंड लाइन पे देख सकते हो, चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट पीसफुली इनटू चेक एंड स्लोवाक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये चल रहा था। उसके बाद मोस्ट सीवियर कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस इन बल्कान रिपब्लिक्स ऑफ यूगोस्लाविया, यहाँ पे मार्क करना है यूगोस्लाविया में। एंड उसके बाद इट ब्रोक इनटू क्रोशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। तो अब एक काम करो, ऐसे यूगोस्लाविया लिखो, ठीक है। एंड ये किस किस में ब्रेक हुआ, ठीक है, 3-4 कंट्रीज जिसमें ब्रेक हुआ उनके नाम लिखो तो आपको ये याद हो जाएगा, क्रोशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ठीक है। तो ईस्ट यूरोप में इनमें जो है लड़ाई चल रही थी। तो ये सब जो है वर्स, टेंशंस, ये सब चल रहा था, शॉक थेरेपी चल रही थी। इसके बाद जो एक लास्ट टॉपिक बच गया वो है पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, साथ में इंडिया का क्या रिलेशन है। तो ये वाला जो टॉपिक है शायद जो है डिलीट हो चुका है सिलेबस से, बट हम फिर भी एक रेफरेंस के लिए देख लेते हैं। दैट इज द रशियन इंडिया के बीच में, अमंग ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, रशियन इंडिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है रिलेशनशिप था, अच्छी रिलेशनशिप थी, बिकॉज हम जो है एक दूसरे के कल्चर को फॉलो करते थे। अमिताभ बच्चन जी, राज कपूर जी के जो फिल्म्स है, हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, ये जो है सुने जाते थे, देखे जाते थे रशिया में, तो इसलिए जो है कल्चरली जो है कनेक्शन है। उसके बाद अगर हम देखें पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, स्ट्रैटेजिकली, सारे एरिया से हम देखें तो रशिया एज वेल एज इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे थे। जैसे दोनों के विजन भी सेम थे, दोनों ही चाहते थे मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, रीजनलिज्म बढ़े, इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक हो नेशंस, एज वेल एज जो यूएन है, इन सब है, इनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। ये जो इनकी ड्रीम्स थी, ये कुछ कॉमन विजन्स थे इनके, ठीक है। तो दोनों ही सहमत थे, ठीक है। साथ में 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स इन्होंने किए थे एक दूसरे के साथ। उसके बाद कश्मीर इशू पे हमेशा जो है रशिया स्टैंड लेते थे यूएन में, जब भी इसके खिलाफ जो मुद्दा आता था, ठीक है, पाकिस्तान का, कश्मीर का इशू जो है, यूएन में हमेशा रशिया जो है इंडिया के स्टैंड लेते थे। उसके बाद जो है एनर्जी सप्लाईज, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, दोनों एक दूसरे के बीच में करते थे। एंड इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट था फॉर यूएसएसआर की आर्म्स की मार्केट, मीन्स यूएसएसआर से इंडिया जो है आर्म्स वगैरह खरीदते थे, जो वेपन्स वगैरह है, बेसिकली आर्म्स का मतलब वेपन्स वगैरह जो है खरीदते थे। तो सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर रशिया। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी प्लान, इंडिया स्पेस इंडस्ट्री, अगर इनको देखें तो इसमें कोलैबोरेशन के लिए रशिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। तो हम देख सकते हैं बहुत सारे जो है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा मदद किया था कि भिलाई स्टील प्लांट्स वगैरह जो है इनको बहुत ज़्यादा इन्होंने सपोर्ट किया था। पॉलिटिकली इन्होंने बहुत मदद किया, ठीक है। जब हमें वेपन्स देने की बारी आई तो बहुत इन्होंने हेल्प किया। साथ में यूएन में भी इन्होंने अपना जो है स्टैंड लिया फॉर इंडिया, एज वेल एज कल्चरली हमारा तो एक रिलेशन था। तो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ की बात की जाए तो उसमें रशिया एंड इंडिया की जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा अच्छी रही है अगर आप देखें। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। हम इसके सेकेंड पार्ट में जो गल्फ वॉर है एंड जो न्यू टॉपिक्स अफगानिस्तान एज वेल एज आपके जो अरब स्प्रिंग जो ऐड हुए, इनको हम देखेंगे। इस पार्ट में इतना ही। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो गुड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।